स्टॉक एक्सरे। हम आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने आज गिरे हुए मार्केट में धूम मचा रखी है। कंपनी का नाम है आनंद राठी वेल्थ। Q1 रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं और कंपनी के हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेतन शेनॉय सर जुड़ चुके हैं। चेतन सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार विवेक जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और इस मौके पे तो हम हर क्वार्टर में मिलते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। थैंक यू सर। सर, पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज हमने जिस तरह के रिजल्ट्स देखे और आज इस स्ट्रीट में जिस तरह का डिसअपॉइंटमेंट है, आप ही का एक कंपनी है जिसने की थोड़ी सी उम्मीद जगाई है। कल 4 कंपनी के मेन रिजल्ट्स आए थे, 3 खराब प्रदर्शन कर रही हैं। आपकी कंपनी है जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मैं दर्शकों के साथ आपके रिजल्ट्स शेयर कर देता हूं। पहले कंपनी के देखिए, टोटल इनकम करीब 16% अप रहा। 237 करोड़ से बढ़कर करीब 274 करोड़ रुपए की इनकम रही है और प्रॉफिट में अराउंड 28% का जंप देखने के लिए मिला है। अदर हाइलाइट्स में देखें तो कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 27% बढ़कर अब ऑलमोस्ट 88,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक्टिव क्लाइंट लिस्ट 19% बढ़ी है, 12,330 क्लाइंट कंपनी के पास हैं। कंपनी में अब करीब 382 रिलेशनशिप मैनेजर्स काम कर रहे हैं। चेतन सर, पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि ये ऐसा क्वार्टर में क्या था सर, पूरी स्ट्रीट डिसअपॉइंटेड थी। मतलब अगर हम देखें तो एक अजीब सी फीलिंग थी, कंफ्यूजन वाला माहौल, और ऐसे में आपने इतना अच्छा प्रदर्शन कर दिया। विवेक जी, आई थिंक ऐसे माहौल में जो पैसे आते हैं क्लाइंटों के, हमारे क्लाइंटों के, जिसको हम नेट मोबिलाइजेशन के तौर पे डिक्लेयर करते हैं कि हम कितना नया पैसा लेके आ पाए इस क्वार्टर में, इसका बड़ा फायदा होता है क्लाइंटों का। आपने अगर याद हो तो पिछली बार सिचुएशन ऐसा था कि लास्ट ईयर मार्केट फ्लैट था। लास्ट ईयर का लास्ट क्वार्टर उससे बहुत बुरा था। ऐसे समय में जो पैसे आए, हम बोल रहे थे कि मार्केट इज एट 23,500, तब लगभग 23,500 पे था, अगर आपको याद हो। और हमने बोला था कि हमें तो लग रहा है कि दिस इज अ गुड टाइम टू allocate money. We are going out in the market and telling our customers that ऐसे वक्त पे पैसे allocate करने चाहिए। वेट एंड वॉच करने का मतलब नहीं है। Of course, there was a lot of news about tariff and all kinds of things at that point in time. So we ended up getting the maximum, the highest ever net mobilization, विवेक जी। जो टोटल अमाउंट हमें नया पैसे का आया, 3,800 odd crores. That, of course, our clients have been kind enough. I think they're we are a knowledge-based, wealth management company. We go out there and talk about what knowledge we have gathered, what patterns we see, and why we think it is a good time to allocate money. And our clients reciprocate with every quarter. They have been, allocating larger and larger sums of money through us. And that has been of a big benefit. What we have tried to do, second thing I want to talk about, Vivek ji, is what we have tried to do here is tried to provide a market agnostic performance. जो आपकी पहली सेंटेंस थी कि मार्केट ऊंच नीच से तो गुजरेगा ही, ये दिस इज द नेचर ऑफ दिस एनिमल, ये प्राणी ऐसी ही है, इसमें सरप्राइज किस बात का। मार्केट इज बाउंड टू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एज a company is trying to deliver market agnostic performance through our knowledge that we share with our clients, and then the clients allocate money to us. Also, we should remember, Vivek ji, ke actually पहला क्वार्टर जो है for all wealth management, asset management companies तो अच्छा ही रहा है, because 8.5% the market has gone up. जी बिल्कुल। 23,500 से 25,500 गया है मार्केट। सो 8.5% तो मार्केट ने आपको देन दी है। समटाइम्स वो छीन लेता है आपसे थोड़ा रिटर्न्स, कभी कभी दे देता है। ओवरऑल 11-12% का रिटर्न दे देता है मार्केट। This quarter has been a good quarter, yeah, from that point of view. Should be a good quarter for all wealth management, asset management companies, because 8.5% का मार्केट ने बेनिफिट दिया है, अपसाइड दिया है. So naturally our AUM goes up by that much. So net mobilization plus 8.5% का market movement plus our thought process that हम market agnostic performance देना चाहते हैं, ये सब का मिश्रण होके once again
13 quarters back to back. We are very, very grateful to our shareholders, our clients, and our employees, sub three stakeholders. We've tried to keep all of them happy and deliver quarter on quarter, market agnostic, consistent performance. बिल्कुल, कंपनी ने मार्च में बोनस भी दिया था 1:1 का, और उससे पहले लास्ट ईयर बायबैक भी किया था आपने। सर, बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड की है। आपकी वेल्थ मैनेजमेंट अच्छी चल रही है। जब भी आपके पास बिजनेस आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके क्लाइंट खुश हैं, आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि रिलेशनशिप मैनेजर्स भी खुश हैं, काम कर पा रहे हैं। और AUM जो कि अब ऑलमोस्ट 88,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। सर, इसका कोई टारगेट लेकर चल रहे हैं इस साल के लिए? विवेक जी, दो टारगेट हैं। एक शॉर्ट टर्मिश टारगेट है कि इस साल के अंत तक हम दैट मैजिक नंबर ऑफ 1 लाख करोड़ का टारगेट लेके चले हैं। And we think we are well on our way to get to that number, and we should be able to get to that number. And जब वो होगा, whenever it happens, but very likely that we will be able to achieve it by the end of this year, and we will celebrate it. And I will definitely want to celebrate that with all of you here when that happens, because 1 lakh is a milestone number. That's the immediate target, short-term target. The second target that I was mentioning to you about is our market share. Somewhere the joint CEOs who run our business, Mr. Rakesh Rawal and Mr. Firoz Aziz, have always told us that market share में हमारा growth कितना है. We have a number in mind that we want to. It's a big audacious number that we have in mind कि हमारा मार्केट शेयर 5% होना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का. आज के दिन पे 1.5% है. द गुड न्यूज इज इट इज ओनली बीन इंचिंग अप. क्योंकि हमने ये 5% का टारगेट रखा है, आई थिंक वी हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स दैट टारगेट, एंड दैट्स द बिगर लॉन्ग टर्म टारगेट टू हैव 5% ऑफ इंडियाज इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड शेयर टू बी विद अस. बिल्कुल सर, तो ये गाइडेंस आपने अपनी प्रेस रिलीज़ में, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी दी हुई हैं, और 87,797 की आपकी अभी ऑलरेडी AUM पहुंच चुका है. 1 लाख की आपने गाइडेंस दी हुई है फॉर FY26. आपने सर इस बार की गाइडेंस दी हुई है प्रॉफिट की 25% और रेवेन्यूज़ की 24%, यानी कि आप मतलब इस अगले 3 क्वार्टर के लिए भी बुलिश है. तो ये बताइए कि सर ये जो अगले 3 क्वार्टर्स हैं, ये मार्केट के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं? विवेक जी, जैसे कि मैंने बताया, लॉन्ग टर्म हमारा एक्सपेक्टेशन है कि सालाना इक्विटी मार्केट शुड बी एबल टू डिलीवर 11-12% काइंड ऑफ रिटर्न. बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है कि वर्ल्ड ओवर मोस्ट इकोनॉमीज have been able to deliver a return of GDP plus nominal GDP जो बोला जाता है, हम सबको पता है. Nominal GDP is a combination of real GDP plus inflation, जो हमें लगता है 11% होने वाला है इंडिया का लॉन्ग टर्म. एंड देयरफॉर देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, अगर आप देखने जाओगे, बिटवीन द नॉमिनल GDP ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ द मेन इंडेक्सेस of the country. I'm talking about the Nifty 50. Of course, the mid cap and small cap should grow more than that. So we believe that 11-12% ka return though is very likely to come in from the index itself. Over and above which, we strongly believe that fund managers, the mutual fund managers, are capable of adding alphas in the range of 2-3-4%. Our internal target is to be able to deliver a 3-4% alpha, and by God's grace, we have been able to deliver a 4% alpha to our clients over the last 10 years' time. So we believe that if we are given the long-term potential of markets are in the range of about 11-12 plus alpha of 3-4%, so 14-15% ka growth though is very, very likely from the equity markets, and a good portfolio constructed with good thought process, which is what we have tried to deliver. 14% is our return that we've delivered to our clients over the last 10 years. The beta, which measures risk, which is very important measure to look at, ये रिटर्न कमाते वक्त हमारा राइड कितना बम्पी रहा है.
You don't want a very bumpy ride, right? You want a less turbulent ride. So that is measured in the form of beta. The beta of our portfolios has been 0.6, which means we are 40% less bumpier than the markets. So that's been our achievement. And there is a measurement that we like to take, which is called as Jensen's Alpha. बहुत popular measure है world over, including Berkshire Hathaway. Everybody ends up announcing their Jensen's Alpha world over, and India is getting educated. I think people will want to know these kind of numbers. Our Jensen's Alpha has been in the range of 4 to 5%, and we will continue to target a Jensen's Alpha of 4 to 5% for our clients. So these are three important parameters that we observe very closely, and as long as we've been able to deliver this, which we believe is very much possible in the Indian equity market as a base. सर एक थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिकॉज आई नो कि आप अभी पीछे यूएस होकर आए थे एंड आपने काफ़ी लंबा समय बिताया यूएस में. सर देखिए, हम तो इन्वेस्टर कम्युनिटी के जो लोग होते हैं कहीं भी जाते हैं तो जनरली वहाँ के देशवासियों से बात करते हैं, वहाँ पर पता लगाते सेंटीमेंट क्या है. और इस समय तो यूएस तो टॉक ऑफ द टाउन चल रहा है पूरी दुनिया में कि डोनाल्ड ट्रंप अगला क्या करने वाले हैं. सर क्या एक्सपीरियंस किया आपने यूएस में लोगों के साथ, किस तरह से वो डोनाल्ड ट्रंप को अब देख रहे हैं, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने वोट दे दिया था उनको? I think US, of course, एक तो पहले तो there is a lot of bashing that is happening of US. Let me tell you that US has not completely lost it. US continues to be one of the largest, is the largest economy in the world. May not be the fastest growing anymore. It has its problems, but it definitely has many things going for it. The problem, however, like you pointed out, is the current dispensation. There is no stability in what is, and stability is very, very important. There is a premium that people are ready to pay when there is policy stability, when there is earning stability, when there is free cash flow stability, right? विवेक जी, हम सब जानते हैं मार्केट में. सो स्टेबिलिटी का एक प्रीमियम रहता है. वो प्रीमियम हट गया है यूएस से, क्योंकि इट इज नॉट स्टेबल एनीमोर. द पॉलिसीज आर नॉट स्टेबल एनीमोर. व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट स्टेबल एनीमोर. पता नहीं है कि क्या करने वाले हैं नेक्स्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट मूव? सो दैट इज कंसर्न दैट यू सी इंटरनली आल्सो. In fact, I had gone to Harvard for a tour, and I should tell you that there is a lot of uncertainty around the diaspora and students there as well, कि अब क्या होने वाला है. So there's a lot of ambiguity around what is likely to happen. So that confusion is what I could see in US. The second thing that I could see, while I said मैं bash नहीं करूँगा, there are many positives, and I hope that the citizens of that country come together, and I'm 100% sure that they'll turn it around for that country. But the other problem that I saw is extremely high prices. Inflation there is made it extremely unaffordable for normal people. New York was so expensive. People are expecting, first of all, it's an expensive place if you go have a meal. And the expectation of tip is in the range of 18% plus. Anybody who's traveled to US will talk to you about it. 18% का tip minimum expectation है. On the card machine it will show you 18%. सर हमारी तो करेंसी 85 हो जाती है, तो हमारे लिए तो वैसे ही एक्सपेंसिव हो जाता है. So these were two things that I noticed, Vivek ji. I think lifestyle इतना बढ़ा के रखा है उन लोगों ने. To maintain the same lifestyle, the costs are going up. The inflation is very, very high. It's becoming unaffordable, which is, I think, the agenda of the election in New York also, which we all saw. And the confusion around what is the next move and what is the stability, what do you expect? So not having stability is the biggest problem of US. And therefore, the premium that people are ready to pay to US, I think, is likely to diminish. And they will obviously want to look at other markets. And I'll therefore conclude on this matter that India is going to be a huge, huge beneficiary because we have stability. Our inflation has come down, and you can see our fiscal deficit has come down. Our GST collections are going up. Our fiscal deficit numbers are only looking like it will go down further. Our tax collection overall, other than GST, is also going up. So I think when you see a country where there is stability and positivity vis-a-vis a country where there is confusion
and no stability and inflation, naturally you become a choice, one of the choices for people from that country, because a lot of billionaires stay there to consider having either FDIs or FII investments. That was my takeaway. बिल्कुल सर। लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो मार्केट है इसमें अब इंडियन मार्केट में आपको, क्योंकि कन्फ्यूज़न वाली आपने बात बोली कि देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज देयर इन यूएस, बट द पॉइंट इज़ कि इस अनसर्टेनिटी में एज एन इन्वेस्टर हाउ कैन यू अर्न, कैसे कमा सकते हैं, तो उसमें कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि इस अनसर्टेनिटी में सर्टेन है कि यहाँ पैसा बन जाएगा? विवेक जी, टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स जो है, हम हमारे क्लाइंटों को हम नहीं करके देते। हम बिलीव करते हैं कि हमारे फंड मैनेजर्स जो हैं, दे विल सिलेक्ट द बेस्ट सेक्टर्स एंड बेस्ट स्टॉक्स दैट आवर क्लाइंट शुड होल्ड। इसीलिए हम वी टेक द राउट ऑफ गोइंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज द डायनामिसिटी that is required. मैं बोल भी दूं आपको सेक्टर्स का, but the problem is you need to be nimble footed. You need to move quickly between the sectors. You need to move quickly between stocks in terms of overweight, underweight allocations of a sector, of a stock. The kind of depth of research that you require to analyze the performance of the stock, the guidance versus performance of the stock that you are wanting to consider, and the competitive competition of that stock is very, very important to understand. But we have no doubts that financial services in India is one, of course, in the large cap sector, it's the largest sector. Many companies in the financial services sector are going to benefit immensely out of this interest rate dropping, and the credit growth that is likely to happen, because a lot of people are going to be wanting to take loans and go into housing. So there's, as recently in the sub-register office for an activity, and I saw it, the rush was unbelievable. I've been to sub-register offices before, so there's a lot of people buying houses. So there is going to be a huge amount of benefit to cement, steel, these sectors. Within that sectors, the companies that are doing well. Consumerism is definitely a huge, huge benefit. And there are many other sectors which currently we do not have many listed companies, like tourism. They are also benefiting immensely because people are traveling a lot of holidays. Aapko dikh raha hai ye. If you look at the number of people at the airports, or if you look at the data as far as the flying and the capacity expansion of these companies are concerned. So I think overall these are a few sectors that we clearly see benefiting out of the current situation.